नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश भारती आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल समीक्षा एक संदेश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप इस चैनल में इतिहास की रोचक कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आज कहानी हाजिर हुआ हूं। वो है जाने माने कैसेट किंग गुलशन कुमार। जी हाँ दोस्तों, गुलशन कुमार की जो कहानी है में आरंभ होती है जब उनका जन्म 5 मई 1956 दिल्ली दरियागंज में होता है। उनके पिता चंद्रभान थे। उनके पिता का एक जूस का दुकान था वहीं दरियागंज में। वहाँ पर गुलशन कुमार बचपन में उसके पिताजी के साथ बैठ कर के जूस बेचा करते थे। दोस्तों, जूस बेचा, थोड़ा अच्छा मुनाफा हुआ। उसके पश्चात उन्होंने दुकान बड़ी करी और दुकान बड़ा करने के पश्चात वहाँ पर कैसेट और टेप रिकॉर्ड्स बेचने लगे। उनके मन में एक आइडिया आया उस दुकान से कि क्यों ना हम एक कैसेट बनाएं और सस्ते कैसेट बना करके लोगों तक पहुँचाएं। यही ख्याल उनको जूस के दुकान से लेकर कैसेट किंग बनाया। तो उसने एक टी सीरीज़ कैसेट की स्थापना करी और सस्ता कैसेट लोगों तक पहुंचाने का काम जारी किया। दोस्तों, उस समय जो नए कलाकार होते थे, जो भजन वगैरह गाते थे, ऐसे कलाकारों को उसने अपने कैसेट में स्थान दिया और नए नए कलाकारों को खोज करके अपने कैसेट में गवाते थे। और इनमें से कई नाम जो है प्रसिद्ध होने लगे, हिट्स होने लगे। जिनमें से कुछ नाम थे सोनू निगम, कुमार सानू और शब्बीर कुमार, अनुराधा पौडवाल। ऐसे नाम थे जिन्होंने बहुत हिट हुआ। और गुलशन कुमार की एक खासियत थी कि वो हमेशा नए कलाकार को अपने कैसेट में मौका देते थे और ये कैसेट एकदम सस्ती मिली। धीरे धीरे गुलशन कुमार ने अपना जो व्यापार है वो दिल्ली से बढ़ाकर मुंबई शिफ्ट कर लिया और यहीं से कहानी शुरू होती है जो उनके जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना साबित होती है। दोस्तों, जब वो मुंबई आए और मुंबई में बहुत सारे कलाकार और बहुत सारे फिल्म के उनके गाने उनको मिलने लगे। जब मुंबई आया वहीं से गुलशन कुमार जब मुंबई शिफ्ट हुए तो माया नगरी मुंबई में गुलशन कुमार ने न केवल भक्ति गीत वरन हिंदी फिल्मों के गीत भी अपने कैसेट में रिकॉर्ड्स करने लगे। और इस तर्ज पर उनका पहला सफल फिल्म रहा लाल दुपट्टा मलमल का 1989 में रिलीज हुआ, जिसके सभी गीत बहुत हिट हुए। इसके बाद आशिकी और दिल है कि मानता नहीं ऐसे फिल्मों के गीत बहुत ही पॉपुलर हुए। आशिकी जिसमें नदीम श्रवण ने संगीत दिया और नदीम श्रवण को ऊंचाइयों, बुलंदियों, शिखर तक पहुंचाया। नदीम श्रवण अच्छे संगीतकार बन गए और अच्छे संगीतकार होने के बाद उन्होंने एक एल्बम करना चाहिए। तब तक दोनों में बहुत दोस्ती हो गई थी गुलशन कुमार और नदीम श्रवण के बीच। तो नदीम ने कहा कि मैं एक एल्बम लॉन्च कर रहा हूं, उसको आप प्रमोट करिए। तो उनमें से 2-3 गीत प्रमोट किया गुलशन कुमार ने टी सीरीज के सेट ने। फिर कुछ गाने अच्छे नहीं चले, जिसके कारण उनका और अन्य गाना प्रमोट करने से मना कर दिया। फिल्म में वो संगीत करते थे, वो फिल्म के जो गीत थे वो टी सीरीज़ उसको नहीं प्रमोट करता था, जिसके कारण बहुत सारे डायरेक्टर उनको अपने फिल्म में काम करना के लिए मना करते थे। ऐसे करते करते नदीम और
नदीम के मन में जो दुश्मनी का भाव पैदा होने लगा और अंततः उन्हें, क्योंकि उनका संबंध जो है अंडरवर्ल्ड से था, तो उसने अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया और अंडरवर्ल्ड उस समय आम बात थी। फिर अंडरवर्ल्ड का जो अबू सलेम था वो उसके माध्यम से उनको धमकी मिलने लगा। अबू सलेम का पहले धमकी भरा मैसेज फ़ोन आ चुका था गुलशन कुमार को, तो उसके बाद अबू सलेम का 5 अगस्त 1997 को फिर फ़ोन आता है और वो 10 करोड़ जो पैसे मांग किया था उसका आप एक किस्त दिए हो और नहीं दे रहे हैं बाकी का, तो बाकी आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह से उनको धमकी भरा फ़ोन किया जाता है और नदीम को प्रमोट करने के लिए भी उसमें फ़ोन कहा जाता है। फिर 5 अगस्त के बाद 8 अगस्त आती है। 8 अगस्त को पुनः अबू सलेम का फ़ोन आता है और बोलता है कि आप पुलिस में भी कंप्लेन नहीं कर रहे हो और हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हो और नदीम का गाना प्रमोट नहीं कर रहे हो, उसके गीत को ले नहीं रहे हो अपने कैसेट में। इस तरह से धमका करके फिर फ़ोन किया गया और जो भी अंजाम होगा आप भुगतने के लिए तैयार हो। ये बात किशन कुमार, उसके भाई जो हैं और 2-4 दोस्त जानते थे। क्योंकि फ़ोन आया था उस समय किशन कुमार भी उसके साथ मौजूद था गुलशन कुमार के, तो बाकायदा उन्होंने स्टेटमेंट, छोटा सा मंदिर था लेकिन शायद गुलशन कुमार को इतना अच्छा लगा वो मंदिर कि उसको अपने ही पैसे से, अपने ही खर्चे से उसको अच्छा सा मार्बल महंगे महंगे और अच्छा से डिजाइनिंग करवा के उसको अच्छा बड़ा मंदिर बनवा दिया था। तो जब भी मुंबई में होते थे गुलशन कुमार उस मंदिर में 2 बार ज़रूर जाते थे। 12 अगस्त 1997 गुलशन कुमार अपने घर से नज़दीक मंदिर पे जाते हैं, चितेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर वो डेली रोज़ दिन में 2 बार ज़रूर जाते थे, चाहे किसी भी समय हो, जाते ज़रूर थे। गुलशन कुमार घर से 10:10 पर निकलते हैं और मंदिर में पूजा करने के पश्चात 10:40 पर वापस बाहर निकलते हैं। दोस्तों, तभी वहाँ अचानक भगदड़ सी मच जाती है और वहाँ पर गुलशन कुमार को घेर कर 3 लड़के खड़े होते हैं, जिनमें से एक लंबे बाल वाला लड़का उसे डायरेक्ट बात करता है कि आपने पूजा बहुत कर ली, अब बाकी के सारे पूजा आप ऊपर करोगे। ऐसे कहते हुए सीधे पिस्टल से उनके सर पर गोली दाग दी। दोस्तों, गुलशन कुमार अपने जान बचाने के लिए इधर भागने की थोड़ी कोशिश करी, परंतु तब तक उसके सीने में लगातार 2 अन्य और फायर करता थे। लगातार फायरिंग करते रहे और गुलशन कुमार के सीने में कुल 16 गोलियां दाग दी गई। उसके बाद वो तीनों लड़के एक टैक्सी में, वहीं खड़ी टैक्सी में चले गए। जो टैक्सी ड्राइवर ने बाद में बताया, बयान दिया कि उनके हाथ में पिस्टल थे, तो उन्हें टैक्सी को छोड़ दिया अपना। इस तरह से वो तीनों चले जाते हैं। इधर गुलशन कुमार को तत्काल हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है। हॉस्पिटल जाने के पश्चात वहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। और फिर क्या था, शाम होते होते वापस उसको दिल्ली लाया जाता है, जहाँ उनकी जन्मभूमि थी। वहाँ पर दिल्ली में फिर बहुत सारे कलाकार, उनके दोस्त, उनके अपने वहाँ पर एकत्रित होते हैं, जिसमें सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, शब्बीर कुमार, कुमार सानू और मुन्ना अजीज़, जिनको गुलशन कुमार ने मौका दिया था और आज वो शोहरत की ज़िंदगी जी रहे हैं और नामचीन हस्ती बने हुए हैं। वो सब उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए दोस्तों। और 12 अगस्त को गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है और पुलिस अपनी जांच में जुड़ती है और 16 अगस्त को वो 2 लड़के गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उनका बाकायदा स्टेटमेंट लिया जाता है, जिसमें यह बात सामने आती है कि वो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं और उनकी जो मांग थी
वो गुलशन कुमार उनको नहीं दिया, इसलिए उनकी हत्या की प्लानिंग दुबई में दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में किया जा चुका था। इधर इस केस में नदीम का नाम सबसे पहले सस्पेक्ट में था। नदीम की तलाश की गई तो वह देश छोड़कर फरार हो चुका था, जिसको आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई, न वो भारत आया। उसके बाद अब्दुल रऊफ जो मेन शूटर था उसको पुलिस पकड़ती है और उसकी कहानी अलग होती है। वो टिप्स कैसेट के मालिक रमेश थुरानी का नाम लेता है। उसके कहने पर या उसकी सुपारी लेकर उसने कत्ल किया। मेन मास्टरमाइंड अबू सलेम जो गुलशन कुमार का मेन हत्यारा था, वो भी विदेश में था, दुबई में था, जिसके कारण उसको भी पकड़ा नहीं जा सका। बाद में पकड़ा जाता है और उसे दुबई से प्रत्यार्पण संधि के तहत भारत लाया जाता है। लेकिन किस्मत का खेल देखो दोस्तों, गुलशन कुमार हत्या केस में किसी भी प्रकार से उनको कोई पूछताछ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो खूंखार अपराधी था। तो अन्य देशद्रोही और अन्य केस पर उस पर मामला चल रहे हैं, परंतु गुलशन कुमार केस के कोई मामले नहीं चल रहे हैं। गुलशन कुमार केस में कुल 19 अभियुक्तों को पकड़ा गया और सबको बरी कर दिया गया। उसमें से केवल एक व्यक्ति जो शूटर था अब्दुल रऊफ, उसे ही उम्र कैद की सज़ा होती है। तो दोस्तों, इस तरह से गुलशन कुमार एक जूस की दुकान से एक ब्रांड बनता है, परंतु वो किसी के नज़रों में खटक जाता है और उस महादेव जिसका वो अनन्य भक्त था, उसी की गोद में उसका अंतकाल होता है। यह थी गुलशन कुमार की जीवन की कहानी, जिस पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया। जो एक छोटी सी जूस के दुकान से लेकर कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था अपना, और आज भी टी सीरीज़ जो है वैष्णो देवी में इसका नाम से लंगर लगता है, भंडारा लगता है रोज़। तो बहुत बड़ा नाम है टी सीरीज़, और उसके परिवार लोग अभी तक उनको संचालित कर रहे हैं। तो ये है गुलशन कुमार की कहानी, जो एक अमिट कहानी है। जो अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही इतिहास की अनछुई और रोचक कहानियाँ लेकर आपके सामने मैं हाजिर होता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।